गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिजिटल नॉलेजपीडिया पे। आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं बाबर के क्वेश्चन आंसर, जिसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद किसने किया है? तो जो तुजुक ए बाबरी है वो क्या है? वो बाबर की आत्मकथा है जो बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी थी। तो इसका जो फारसी अनुवाद है वो किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका बाबरनामा के नाम से बाबरनामा के नाम से इसका फारसी अनुवाद किया है तुजुक ए बाबरी का। और इसका ये जो तुजुक ए बाबरी है ये तुर्की, क्योंकि बाबर को सिर्फ उस टाइम तुर्की भाषा आती थी तुर्की, तो इसलिए ये उसने तुर्की भाषा में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बाबर की आत्मकथा का अंग्रेज अनुवाद किसने किया है? तो सबसे पहले जो बाबर की आत्मकथा थी तुजुक ए बाबरी, उसका अंग्रेजी अनुवाद किया था लीडेन एंड अर्स्किन ने। लेकिन इसका संशोधित जो एडिशन आया था वो किया था मैडम बैब्रिज ने। ठीक है, मैडम बैब्रिज ने किया था इसका संशोधित जो एडिशन पब्लिश किया था वो मैडम बैब्रिज ने किया था। और जो बाबर होता है वो एक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है, उसे कहते हैं मुबैयान पद शैली का बाबर को जन्मदाता माना जाता है। और उसने एक काव्य संग्रह भी लिखा है बाबर ने जो दीवान नाम से फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 एडी में। और इससे पहले कौन कौन से 2 युद्ध हुए थे? एक हुआ था पानीपत का फर्स्ट युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जो हुआ था 1526 एडी में। इसके बाद हुआ था खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में 1527 एडी में। और फिर 1528 एडी में चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी के युद्ध में बाबर ने फिर से जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो जो चंदेरी का युद्ध है वो मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था, क्योंकि जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें राणा सांगा ने एक पूरा ग्रुप बना के आया था। तो उस समय मेदिनी राय ने भी अपनी सेना भेजी थी। उसमें राणा सांगा का जो ग्रुप बना था उसमें मेदिनी राय की भी सेना थी। तो इसलिए बाबर ने फिर इसको राणा सांगा को हराने के बाद मेदिनी राय को टारगेट किया। और इसमें क्या हुआ था, चंदेरी के किले में चंदेरी में जो युद्ध हुआ था, चंदेरी एमपी अशोकनगर में जिले में पड़ता है। इसमें मेदिनी राय मारा जाता है, बुरी तरीके से हार जाता है, फिर मारा भी जाता है। तो फिर जब बाबर चंदेरी के किले में एंटर हो रहा होता है तो उस समय जो राजपूत महिलाएं और जो भी राजकुमार रानियां थी, उन्होंने उस टाइम 8000 लगभग उसमें महिलाएं थी, उन्होंने चंदेरी के किले में जौहर कर लिया था। ठीक है, तो ये जो चंदेरी का किला है ये यहाँ पे एमपी का जौहर कुंड बना हुआ है। एमपी अगर पूछे मध्य प्रदेश का जौहर कुंड कहाँ पे है तो वो चंदेरी के किले में, जो बाबर के अटैक के टाइम हुआ था जौहर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें हुमायूं की 2 बेटियां मेदिनी राय की 2 बेटियां बच जाती हैं। तो बाबर क्या करता है, उससे हुमायूं और जो कामरान होते हैं, इसके जो पुत्र होते हैं हुमायूं और कामरान इनका विवाह करवा देता है। इन दोनों का विवाह उन दोनों बेटियों से करवा देता है। और ये जो चंदेरी का युद्ध है इसमें बाबर की तरफ से शेरशाह सूरी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, शेरशाह सूरी इसके बाबर की सेना में था ये। ठीक है, सेना में था ये। और इस युद्ध को जीतने के बाद, चंदेरी के युद्ध को जीतने के बाद, बाबर राजपूतों की जो सिरों की मीनार है वो बनाता है। मतलब अपना डर पैदा करने के लिए उनके सिरों की मीनार बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है, घाघरा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो पहले पानीपत का फर्स्ट युद्ध, फिर खानवा, फिर चंदेरी और फिर सबसे लास्ट में घाघरा का युद्ध। ये हुआ था मोहम्मद लोदी और बाबर के बीच में। फिर यही मोहम्मद लोदी ने भी हेल्प की थी राणा सांगा की, तो इसके बाद फिर बाबर ने इसे टारगेट किया। तो मोहम्मद लोदी की हेल्प की थी नुसरत शाह ने हेल्प की थी, जो बंगाल का शासक था उस समय। लेकिन नुसरत शाह बाद में क्या करता है, ये बाबर के साथ संधि कर लेता है और मोहम्मद लोदी भाग जाता है, हार जाता है। ये लोग हार जाते हैं तो मोहम्मद लोदी भाग जाता है और नुसरत शाह बाबर से संधि कर लेता है। तो इससे बाबर ये घाघरे के युद्ध में मोहम्मद लोदी की बहुत बुरी तरीके से हार हो जाती है। ये हुआ था 6 मई 1529 एडी में। तो
सीक्वेंस क्या है, इससे पहले 1528 में हुआ एक युद्ध, फिर 1527 और फिर फर्स्ट पानीपत का 1526, ठीक है। और इसमें जो घाघरे की युद्ध में, घाघरा का जो युद्ध हुआ था, इसमें जो नुसरत शाह और बाबर के बीच में तो संधि हो जाती है और मोहम्मद लोधी उस समय में तो भाग जाता है, फिर हुमायूं के टाइम पे फिर से वापस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बाबर ने अफगानों के साथ कौन सा युद्ध किया था? तो बाबर ने जो अफगानों के साथ घाघरा का युद्ध किया था, घाघरे के युद्ध में ये अफगानों की शक्ति को बिल्कुल तहस नहस कर देता है, खत्म कर देता है। और ये जो घाघरा का युद्ध है ये जल और थल, लैंड और वाटर दोनों में हुआ था। ये पहला युद्ध था मतलब बाबर का, जिस जो जल और थल दोनों में हुआ था। और ये हुआ कब था? घाघरा का युद्ध हुआ था 6 मई 1529 AD। सबसे लास्ट वाला युद्ध बाबर का यही है, 1529 AD का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर की मृत्यु हो जाती 26 दिसंबर 1530 में। इसकी आगरा में मृत्यु हो जाती है, इसकी मृत्यु आगरा में हो जाती है 26 दिसंबर 1530 को। तो इसका जो उत्तराधिकारी होता है वो होता है हुमायूं। ये अपने बड़े बेटे हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है, लेकिन मरने से पहले हुमायूं से कहता है कि अपने जो बाकी 3 भाई हैं उनको भी राज्य में हिस्सा देना थोड़ा बहुत। और मरने से पहले हुमायूं को शेरशाह सूरी के बारे में भी सावधान करता है, क्योंकि बाबर को पहले से ही शेरशाह पे वैसे ही उसे शक था कि ये काफ़ी आगे जाके कुछ करेगा, तो इसको पहले से ये वो कर देता है हुमायूं को, कि बता देता है कि उससे बच के रहना आगे जाके। तो 26 दिसंबर 1530 को इसकी मृत्यु हो जाती है। और जो बाबर है जब आया था इंडिया, जब इसने 1526 से इसने राज स्टार्ट किया था पानीपत के फर्स्ट युद्ध के साथ, और 1530 को इसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब ये आया था बाबर इंडिया, तो अपने साथ ये 2 खेल लेके आया था। एक था गंजीफा और दूसरा था इश्कबाजी। तो बस ये खेलों के नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इश्कबाजी और गंजीफा नाम के 2 खेल ही अपने साथ लेके आया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, किस शासक को पहले आगरा में दफनाया गया फिर काबुल में? तो इसकी बाबर की मृत्यु हो जाती है आगरा में, तो इसको आगरा में ही दफना दिया जाता है। और बाबर को क्या था, बाग बनाने का बहुत शौक था, बगीचे बनाने का बहुत शौक था। तो इसने आगरा में एक आराम बाग जिसे नूर-ए अफगान कहते हैं, जिसे नूर-ए अफगान कहते हैं, तो इसने ये बनवाया था। तो इसी में इसको दफना दिया जाता है बाबर को, ठीक है। दफनाने के बाद फिर जब इसका बाबरनामा जब पढ़ा जाता है तो पता चलता है कि इसकी इच्छा थी कि इसे काबुल में ही दफना जाए। वहीं इसने अपना मकबरा भी बनवाना स्टार्ट करवा दिया था। तो फिर इसे आगरा से निकाल के इसे काबुल में दफना दिया जाता है। तो 3 मुगल बादशाह हैं। पहला तो बाबर ही है जिसे इंडिया के बाहर दफनाया गया था, और दूसरा है जहांगीर, जो इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, जहांगीर। और सबसे लास्ट वाले जो बहादुर शाह, इन तीनों को इंडिया के बाहर दफनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से 3 मुगल बादशाहों को जिनकी मकबरा इंडिया के बाहर बनाए, तो वो बाबर, जहांगीर और बहादुर शाह। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बाबर किसका अनुयायी था? तो बाबर जो था वो सूफी ख्वाजा उब्दुल्ला अहर का संत का अनुयायी था, और ये प्रसिद्ध नक्शबंदी थे, नक्शबंदी, ठीक है। और जो बाबर था वो मुबैयान पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। और इसने साथ में क्या किया था, एक रोड को नापने की एक नया पैमाना स्टार्ट किया था, स्केल स्टार्ट करवाया था, जो था गज-ए-बाबरी के नाम से, गज-ए-बाबरी। जो इसने एक नया पैमाना स्केल जो स्टार्ट करवाया था गज-ए-बाबरी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किस शासक ने किया था? तो बाबर जब इंडिया आया था तो ये अपने साथ काफ़ी सारी तोपें लेके आया था। तो इसने जब युद्ध किया था पानीपत का, तो इसने तोपों को सजाने की उस्मानी विधि जो इसने उज़्बेकों से सीखी थी, कि बीच में तोप लगा दो, फिर दोनों तरफ रस्सी से गाड़ियों से बांध दो, इस तरीके से, ये उनसे ही सीख के आया था। तो ये जो तोप खाने का प्रयोग है सबसे पहले बाबर ने ही किया था इंडिया में स्टार्ट। और
इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग ख़त्म करते हैं। बाबर के हम लोग ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। बाबर ने ज़्यादातर जो राजपूत और अफगान शक्ति थी पूरी तरीके से बाबर ने ख़त्म कर दिया था उनको, और साथ ही बाबर का जो साम्राज्य था वो अक्सास से लेके घाघरा तक फैल गया था और हिमालय से लेके ग्वालियर तक। तो इसका साम्राज्य बहुत ज़्यादा विस्तृत था। तो इसके बाद हम लोग अब इसके पुत्र हुमायूं की जर्नी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। खुश रहिए। थैंक यू।